प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक आभार। साथियों, राजनीति विज्ञान के चौथे अभ्यास प्रश्न पत्र में विभिन्न राजनीतिक बिंदुओं से कुल 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। प्रश्नों का संकलन प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी प्रश्न में जहां भी आवश्यकता हुई वहां उचित व्याख्या की जाएगी और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित था? देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कुछ राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों को संरक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से। तो संविधान का जो प्रथम संशोधन था जो 1951 में किया गया था वो संबंधित था कुछ राज्यों के द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों को संरक्षण प्रदान करना। गए विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। दूसरे नंबर के सवाल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, भारत की आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं, संबंधित राज्य की आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं सामान्य बजट में। तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है और उसके वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से उसको दिए जाते हैं। क नंबर का विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर आगे, पंचायतों के चुनाव के बारे में निर्णय लेने का अधिकार जिला न्यायाधीश को है, राज्य के गृह मंत्री को है, राज्य सरकार को है और चुनाव आयोग को है। तो पंचायतों के चुनाव के बारे में जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो है राज्य सरकार को। गए विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। चौथे नंबर के सवाल में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में संविधान पूर्णतया मूक है, संविधान स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है, संविधान केवल एक बार पुनः निर्वाचन की आज्ञा देता है, संविधान अधिक से अधिक 2 बार पुनः निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान करता है। तो उपराष्ट्रपति है उसके पुनः निर्वाचन के बारे में संविधान है वो पूर्णतः चुप है, यानी कि मूक है, इसीलिए के विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5 में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा स्पीकर से परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री होते हैं। तो गए विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है, जो फजल अली के नेतृत्व में एक पुनर्गठन आयोग बना था, ये आयोग इसका गठन किया गया था सन 1956 में। इसमें गए विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 7 नंबर के सवाल में 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इसके गठन का सही क्रम क्या था? कुछ राज्य दिए गए हैं, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। ये सन 1960 के बाद बने हुए राज्य हैं और इन राज्यों के बारे में पूछा है कि ये जो राज्य कौन कौन से वर्ष में, कौन सा राज्य है वो सबसे पहले बना और कौन से अंत में, ऐसे उसको क्रम में हमारे को सजाना है। तो जो हरियाणा है वो सन 1966 में बना था और जो सिक्किम है वो सन 1975 में बना था और मेघालय है वो सन 1972 में बना था और नागालैंड है वो सन 1963 में बना था। तो ये जो चारों राज्य हैं, तो इनमें जो इनका जो विकल्प बनेगा वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले नागालैंड गए, उसके बाद में हरियाणा क और उसके बाद में मेघालय घ और ख। तो इसमें हो जाएगा 3, 1, 4, 2 इस तरह से बनेगा, यानी कि घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो घ विकल्प है इसमें 3, 1, 4, 2 है, ये प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा। उसके बाद में 8 नंबर के सवाल में किस अधिकारी को संसद का सदस्य हुए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी। तो एक ऐसा अधिकारी जिसको संसद का सदस्य हुए बिना ही संसद की कार्यवाही है उसमें भाग लेने का अधिकार है वो दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में ये बात दी हुई है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो महान्यायवादी है वो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं बगैर संसद के किसी सदन का सदस्य हुए। तो घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 9 में संविधान का अनुच्छेद 254 किस विषय से संबंधित है? संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से, तीसरी सूची में दिए गए मामलों पर केंद्र तथा राज्यों के द्वारा कानून बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार के कानूनों की राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता,
केंद्र सरकार द्वारा किसी भी विषय पर जिसका उल्लेख संवर्धित और राज्य सूची में नहीं किया गया है कानून बनाने का एकमात्र अधिकार। तो संविधान का जो अनुच्छेद 254 है वो संबंधित है कि केंद्र सरकार के कानूनों की राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता, ये गए विकल्प है, ये ही प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10 में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योजना आयोग का उपसभापति। तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद है, इसका सभापति है प्रधानमंत्री। ख विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 11 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णय और घोषणा का पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत, ये हमारे को बताना है। अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 139, उपयुक्त सभी। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने द्वारा दिए गए निर्णय है उन पर फिर एक बार से विचार विमर्श कर सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति उसको प्राप्त है उसके तहत वो किसी भी निर्णय है उस पर विचार विमर्श कर सकता है। तो ऐसी जो शक्ति है उसे अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त है। फिर 12 नंबर के सवाल में संसद के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था, यदि वह दल की पूर्व अनुमति के बिना दल द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध मत देता है अथवा मत का प्रयोग नहीं करता है, यदि वह दल द्वारा अपनाए गए रुख के विरुद्ध जाता है, यदि वह उस दल को छोड़कर जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा तथा जीता था किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। तो संसद का एक के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य है वो घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता को त्याग देता है जिस टिकट से उसने चुनाव लड़ा था। तो इसमें के विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में 13 नंबर के सवाल में राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, वित्तीय विधेयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कि राष्ट्रपति है उसको पूर्णतः अपने विवेकाधिकार की जो शक्ति है वो प्राप्त है, वो किस विधेयक पर है? तो वो है गैर सरकारी विधेयक पर। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति है वो उसको पूरी शक्ति प्राप्त है कि वो उस विधेयक में से संबंधित, यानी कि कितनी ही बार वो उसको पर विचार विमर्श कर सकता है, कितने ही दिन तक उस पर विश्लेषण करने के बाद में उसको या तो वापस जो अमुक जहाँ से आया है वहाँ पर लौटा सकता है, या उस पर अपने कोई आंशिक संशोधन करना हो तो उससे संबंधित अपनी राय दे सकता है और वो इस विधेयक को अपने स्वयं के पास में भी रख सकता है। तो इसमें पूर्णतः संपूर्ण वीटो प्राप्त है वो गैर सरकारी विधेयकों से संबंधित जो विधेयक होते हैं उसमें राष्ट्रपति को है। 14 में संसद के 2 अधिवेशनों में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है? ब्रिटेन की परंपरा जो भारत में अपनाई गई है, संसदीय व्यवहार तथा प्रक्रिया के नियमों पर, संविधान के प्रावधानों पर, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो संसद के 2 अधिवेशनों में 6 माह से अधिक अंतर है वो नहीं होना चाहिए, ये आधारित है संविधान के प्रावधानों पर। गए विकल्प सही उत्तर। किस क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया है? वीपी सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इनको इनके वर्षों के अनुसार सजाना है कि कौन सा प्रधानमंत्री पहले रहा था और कौन अंत में, तो इस तरह से ये बताना है। तो वीपी सिंह हैं वो सन 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चरण सिंह हैं वो सन 1979 में 1979 में बने थे, और जो मोरारजी देसाई हैं वो 1977 में बने थे, और जो चंद्रशेखर हैं वो 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इनको सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे वो थे मोरारजी देसाई, तो 3, और उसके बाद में चरण सिंह हैं वो 1979 में बने थे। तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 हैं वो घ विकल्प में दिया हुआ है। देखना जो 3, 2, 1, 4 यानी कि ये मोरारजी देसाई, उसके बाद में चरण सिंह के बाद में वीपी सिंह और वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर। तो घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16 में
भारत में जनहित मुकदमेबाजी के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, न्यायाधीश एस एम सीकरी और न्यायाधीश पी एन भगवती और न्यायाधीश वी आर कृष्णा अय्यर। तो भारत में जनहित याचिका, जिसकी सार्वजनिक जो मुद्दा होता है या जो सार्वजनिक हित से संबंधित अगर कोई भी मामला हो और उस पर कोई जनहित याचिका अगर दायर करनी हो, तो ऐसी जो जनहित याचिका है वो सबसे पहले अगर किसी ने दायर की हो और उस पर किसी ने निर्णय दिया हो, तो ऐसे न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश पी एन भगवती थे। गए विकल्प हैं वो प्रश्न का सही उत्तर। किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद पाने के लिए कितनी सीटें प्राप्त होनी चाहिए? कि कोई भी राजनीतिक दल है उसको लोकसभा में अगर विरोधी दल के नेता का पद पाने के लिए अगर कितनी सीटों की जरूरत होती है वो बताना है। 10%, 12%, 15% और 20%। तो लोकसभा में विरोधी दल का जो नेता होता है उसको कम से कम जो लोकसभा की जो कुल सीटें होती हैं 545, उसमें से 10% सीटें हैं वो प्राप्त करनी होगी, यानी करीब करीब 55 सीटें हैं वो उसको मिलनी जरूरी है, तभी वह लोकसभा में विरोधी दल का नेता है वो या विरोधी दल के रूप में जो दल बनेगा उसका लीडर है वो बन सकता है। वर्ष 2004 में निर्वाचित की गई लोकसभा देश की 12वीं लोकसभा है, 13वीं लोकसभा है, 14वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा है। तो इसमें 2004 में जो निर्वाचित की गई लोकसभा है उसका क्रम था वो था 14वां। गए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 19 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसके कार्यकाल में दल विरोधी अधिनियम है वो पारित किया गया था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दल बदल विरोधी अधिनियम है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया था और ये उस समय सन 1985 हैं, उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। कई विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20 में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने अथवा सीमित करने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य की विधायिका। तो उच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार को अगर बढ़ाना हो या उसको सीमित करना हो, यह अधिकार है ये भारत की संसद के पास में है। ख विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 21 में है कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त बैठक में चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राज्यसभा का जो सभापति है जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति है उनका जो निर्वाचन होता है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मिलकर एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर उसका निर्वाचन होता है। तो इनमें से कोई भी विकल्प में ये बात नहीं दी गई है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं। घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 22 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे कि मौलिक अधिकार हैं अगर उनका कहीं पर उल्लंघन हुआ है तो नागरिक को सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके तहत व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी गुहार है वो लगा सकता है। तो ख विकल्प है वो सही उत्तर होगा। 23 में भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? कि भारत की अगर नागरिकता प्राप्त करनी हो तो उसको भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा, तभी वो भारत की नागरिकता है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र है या याचिका है वो दायर कर सकता है। तो वो 7 वर्ष है इसके लिए। फिर 24 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में है वो इन विकल्पों में से क्या कहा गया है? हम भारत के लोग इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर भारत को सौंपते हैं। हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर संपूर्ण देश को भेंट करते हैं। हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। तो इसमें जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें जो बात कही गई है वो 4 नंबर विकल्प में है। हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। घ ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में भारत के संविधान को निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान,
ब्रिटिश संविधान, यूएन चार्टर। तो भारत के संविधान है उसको सबसे अधिक अगर किसने प्रभावित किया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया है कि भारतीय संविधान में अधिकांश अनुच्छेद, करीब 250 से भी अधिक अनुच्छेद हैं, वो सीधे के सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसीलिए जो क ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 में 1977 में गठित जनता दल में कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी। तो सन 1977 में जो जनता दल गठित हुआ था उसमें शामिल कौन नहीं था? उसमें भारतीय जनसंघ भी शामिल था, भारतीय लोकदल भी शामिल था और समाजवादी पार्टी है वो भी शामिल थी। सिर्फ जो स्वतंत्रता पार्टी है, घ ऑप्शन है, वो इसमें शामिल नहीं थी। भारतीय जनता दल में शामिल पार्टी वो नहीं थी। फिर आगे 27 में पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है, एक वित्तीय संरचना है, एक भौतिक संरचना है, उपयुक्त में से सभी का संयोजन है। तो पंचायती राज है वो एक प्रशासनिक संरचना है। क विकल्प प्रश्न का सही उत्तर कि पंचायती राज है उसके आधार पर ही जो स्थानीय स्वशासन है उसको नियंत्रित किया जाता है। जो जिला परिषद है, पंचायत समिति है और जो ग्राम पंचायत है उसके माध्यम से जो पंचायती राज शासन है उसको नियंत्रित किया जाता है। 28 में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के प्रावधानों के अनुसार की गई है, संसदीय प्रस्ताव के द्वारा की गई है, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव द्वारा की गई है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत संविधान में यह कहा गया है कि भारत की एक अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन किया जाएगा। और इस अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी जो स्थापना वो वर्ष 1990 में की गई थी। तो ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसकी जो स्थापना है वो की गई है। क विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29 में भारत की संचित निधि से धन कभी भी निकाला जा सकता है, केवल संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात निकाला जा सकता है। जैसे ही विनियोग अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कभी भी भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पूर्व स्वीकृति से निकाला जा सकता है। तो भारत की संचित निधि से अगर धन निकालना हो तो वह है कि केवल संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात ही निकाला जा सकता है। ख ऑप्शन है वो सही उत्तर। 30 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में था? तो प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसने मंडल आयोग, जो पिछड़ा वर्ग है उससे संबंधित आयोग बना था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में सन 1978 में, और उसने 1980 में अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन इसकी सिफारिशें हैं वो लागू नहीं हो पाई थी। तो इनको लागू करने वाला प्रधानमंत्री है वो कौन सा था? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और क और ख। तो सन 1989 में वीपी सिंह हैं, उन्होंने जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं वो उन्होंने लागू की थी, इनके कार्यकाल में लागू हुई थी। तो जो क विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 31 में है कि 21वें संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को दिए गए विकल्पों में से भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? यानी कि मूल संविधान के तहत 14 भाषाएं शामिल की गई थी, उसके बाद में 15वीं भाषा के रूप में अगर कोई भाषा शामिल हुई थी तो वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत हुई थी। और वो कौन सी भाषा है वो बतानी है। उड़िया, कश्मीरी, सिंधी और आसमी। तो इसमें सिंधी भाषा है उसको शामिल किया गया था। 32 में संविधान में 52वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संरक्षण को 1990 तक बढ़ा दिया गया। त्रिपुरा में एक स्वतः शासित जिला सभा प्रदान की गई और उन सब व्यक्तियों को जो ऐसे संगठनों में कार्य करते हैं जिनके कार्य सशस्त्र सेनाओं के समान हैं और संविधान के अनुच्छेद 33 के दायरे में लाया गया। राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया है। तो 52वां संविधान संशोधन है वो जो सन 1985 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया था कि राजनीतिक दल बदल हैं को रोकने का प्रयास है वो किया गया था। घ ऑप्शन है वो प्रश्न का राइट आंसर। 33 में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती का दायित्व संघीय लोक सेवा आयोग पर है, राष्ट्रपति पर है, संसद पर है और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती का उत्तरदायित्व है वो यूपीएससी पर के ऊपर डिपेंड करता है और वही
जो संघीय लोक सेवा आयोग है वो ही जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी भर्ती है वो करने का काम है वो करता है। फिर 34 में है कि क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच योजना तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अधिकतम सहयोग को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न राज्यों द्वारा पारित कानून एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, राज्यों के सीमित साधनों का बेहतर प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। तो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों के बीच योजना व अन्य राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अधिकतम सहयोग को बढ़ावा देना। क्या ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 35 में भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान पर आधारित है? कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है और भारत के संविधान भाग 20 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको शामिल किया गया है। 36 में निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किस संशोधन को संविधान सभा का लघु और पुनः अवलोकन माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन और 39वां संशोधन। तो संवैधानिक संशोधनों में संविधान का लघु पुनः अवलोकन यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी संविधान संशोधन में अगर कोई संशोधन हुए हैं तो वो हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्या ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 37 में एक वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एक जो वित्त विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए उसको देरी कर सकती है। राज्यसभा में हालांकि प्रस्तुत किया जाता है और वो 14 दिन उस वित्त विधेयक को रोक भी सकती है, लेकिन उसमें अगर राज्यसभा चाहे तो कोई आवश्यक बदलाव है या कोई संशोधन चाहती है तो वो राज्यसभा नहीं कर सकती। तो इसमें जो पूर्ण एकाधिकार है वो सिर्फ लोकसभा का है। तो इसमें ख विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 38 में राज्यसभा एक स्थायी सदन है परंतु इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, आधे सदस्य 3 वर्ष पश्चात अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, 1/5 सदस्य हर वर्ष अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और आधे सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। तो इसके 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। क विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 39 में भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त होने के लिए 25 वर्ष जरूरत है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और जो सरपंच और प्रधान और जिला प्रमुख बनने के लिए 21 वर्ष होनी जरूरी है। तो प्रश्न का जो 39 नंबर है इसका राइट आंसर 25 वर्ष होगा, यानी कि प्रधानमंत्री को नियुक्त होने के लिए जो कम से कम आयु चाहिए वो चाहिए 25 वर्ष। 40 नंबर के सवाल में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, खेद दोनों के पास जा सकता है और किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको लागू कराने के लिए किसी भी अदालत के पास में नहीं जा सकता। कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में कहा गया है कि इनको जो न्यायालय है उसमें नहीं ले जाया जा सकता। तो घ ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। 41 में निम्न लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है? ये इसका अर्थ है, इनमें से बता करना है कि इन ऑप्शनों में से ये किसका अर्थ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार पूछा लेख और प्रतिषेध लेख। तो इसमें जो अधिकार प्रच्छा जो पूछा लेख है उसके बारे में है कि आपका अधिकार क्या है। कि कोई व्यक्ति अगर अमुक किसी पद पर आसीन है तो जो न्यायालय है वो इससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर बने हुए हैं। तो जो ग ऑप्शन है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान के सभी भागों में बिखरे हुए हैं। संविधान के भाग 4 के और 4A में दिए गए हैं और संविधान की 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं और राष्ट्रपति के द्वारा 1979 में जारी किए गए आदेश में उपलब्ध हैं। तो भारत के नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य उपलब्ध हैं वो संविधान के भाग 4 के यानी कि 4A में दिए गए हैं। ख विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 43 में
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधी मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है? कि सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा संविधान की अगर व्याख्या संबंधी मामला है वो उसके किस अधिकार क्षेत्र में आएगा? प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय है उसके संविधान की व्याख्या करने से संबंधित जो मामला है वो अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ख विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 44 में प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1952, 3 अप्रैल 1952, 15 अगस्त 1952। तो प्रथम बार राज्यसभा है उसका गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ग विकल्प राइट आंसर। 45 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार संसद के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, राष्ट्रपति के पास है, भारत के महान्यायवादी के पास है। तो संसद जो संविधान है उसकी व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में है। ख विकल्प प्रश्न का सही आंसर होगा। 46 में किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और के.आर. नारायण और के तथा ख दोनों। तो भारत के ऐसे दो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हैं। इनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। तो घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ये दो राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। 47 नंबर के सवाल में स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति है? सार्वजनिक संस्थान समिति का, लोक लेखा समिति का, नियम समिति का, उपयुक्त सभी समितियों का। तो स्पीकर है स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं। किस समिति का पदेन सभापति है? तो वो है नियम समिति, इसका पदेन सभापति होता है। ग विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। हालांकि ये जो सार्वजनिक संस्थान समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति है ये सभी कार्य हैं वो स्पीकर के नियंत्रण में ही करती हैं, लेकिन जो पदेन सभापति है वो नियम समिति का लोकसभा अध्यक्ष होता है। 48 में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? 3, 5, 4, 7। तो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो वो करता है 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध और परमादेश। ये इस प्रकार के जो 5 जो आदेश हैं वो जारी किए जाते हैं, यानी कि रिट है वो जारी किए जाते हैं, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय है वो अमुक संस्था या व्यक्ति है उससे किसी भी प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं और उनके अनुसार ही जो कार्यवाही है वो उस अमुक संस्था को या व्यक्ति को करना होता है। तो इसमें ग विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 49 में है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए? केशवानंद भारती केस, सुजान सिंह केस, गोलकनाथ केस, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय है उसने यह मत व्यक्त किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। ये बात है ये गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य का जो केस हुआ था सन 1967 में, उसमें ये बात है ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये मत है वो व्यक्त किया था। ग विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। अंतिम 50 नंबर के सवाल में लोकसभा राज्यसभा से उच्च है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी है, यह बजट पर नियंत्रण रखता है और उपयुक्त सभी कारणों से। तो लोकसभा राज्यसभा से उच्च है किन मामलों में? कि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी है, ये भी सही है इसमें, और ये बजट पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें जो सभी उपयुक्त कारणों से लोकसभा है वो राज्यसभा से उच्च है, इसीलिए घ विकल्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50% पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 50 में से कुल कितने % आपके सही हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी जो स्तरीय प्रश्नों के वीडियो हैं, जो बेहतरीन प्रश्नों के कलेक्शन है वो मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।